अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, अंदेशा ये नहीं कि जमहूरियत गर्दाब में है, अलमिया ये है कि जमहूरियत पसंद खुद शराब में है। एक नजरिया कि जिसके लिए कारकुन उम्र भर कश काटें, जेलें भुगतें, मारे खाएं, मगर एक जुमला गुस्ताखाना सरजद हो जाने पर खड़े खड़े पार्टी से निकाल दिया जाए, बाहर फेंक दिया जाए। पार्टियों के अंदर से बगावत की ये आवाजें इस जमहूरियत का हकीकी चेहरा हैं, उस जमहूरियत का चेहरा कि जिसके लिए मौलाना फजल रहमान को परवेज मुशर्रफ की एलानिया आमरीत भी कबूल थी। मियाँ साहब के लिए ज़ियाउल हक की काबीना में शमूलियत एजाज तो एलिजेड मिस्टर 10% के अलकाबात से नवाजने वाले उसी मुफाहमत के चैंपियन के साथ शराकत इक़्तिदार भी जायज़। आज अगर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उनके अपने ही पार्टी रहनुमा लबकुशाई कर रहे हैं तो ये आवाज़ें नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी उठी हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा, हामिद नासिर चट्ठा, चौधरी निसार, जावेद हाशमी, जस्ट टू नेम अ फ्यू। नाज़रीन, ये बागी करार पाए। आज हाफिज हुसैन अहमद साहब, मौलाना शरानी साहब, शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नसीब साहब मौलाना साहब के गैर जमहूरी रवैये पर बरहम हैं, और ये है इन जमहूरी पार्टियों का असल चेहरा। बहरहाल मुझे याद पड़ता है कि मियाँ साहब के सामने इट्स नॉट टू लॉन्ग अगो एक लीगी रहनुमा चौधरी असदुर रहमान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जुर्रत इजहार कर दिया। शाहाना तबीयत पे नागवार गुजरी तो इस्तेकाक कमेटी के चेयरमैनशिप से ही उठाकर बाहर फेंक डाला। और आज अगर शरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद या फिर शुजाउल मुल्क मौलाना फजल रहमान के गैर जमहूरी इकदामात पर मोतरज हैं तो इसमें सवाल आपके उठाने का है कि इसमें गलत क्या है। कुदरत का यह असूल है कि सच खुद अपना रास्ता निकाल लेता है। अब इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें पॉलिटिक्स कितनी है, ये भी वक्त बता देगा, लेकिन सवाल उठाना इस मुल्क में बारहा जुर्म नहीं हो सकता। इस सब के बावजूद के पार्टी इजलास में मौलाना के सदारती इलेक्शन ना लड़ने का फैसला हुआ। मौलाना खुद सिलेक्टेड हैं, बकौल उनके अपने एक्स कॉलीग्स JUIFA को नून लीग का तर्जुमान बना दिया डाला है, इनके ये गिले शिकवे हैं। जैसे एतराज़ात के बावजूद मगर मेरा एक तीखा सवाल है, ये समझ लीजिए, मुश्किल वक्त में ही पार्टी रहनुमाओं का ज़मीर क्यों जागता है? और इस मुल्क में हमेशा ये देखते हैं हम कि मुश्किल कठिन वक्त के अंदर ये ज़मीर ठाटे मार के जाग उठता है। ज़मीर काबीना में, कमेटियों की चेयरमैनी में बैठकर कहाँ सो जाता है। ताजुब इस बात का भी है कि इक़्तिदार की इस जंग में जमहूरियत के जिन नारों से इक़्तिदार को वजूद बख्शा जाता है इस मुल्क में, मगर 2.5 साल बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख्याल गुजरता है कि नई हुकूमत को पूरी तैयारी से पावर में आना चाहिए। वजह इसके गुज़िश्ता 8 बरसों से आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रहे हैं, और इससे पहले ये भी आप अल्लाह ने ऐलान कह चुके हैं कि मेरी तगड़ी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स तैयार है। सो एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जानेंगे कि PDM को, वज़ीर आज़म को PDM से खतरा है या PDM को PDM से खतरा है, और वज़ीर आज़म को अपनी लैक ऑफ गवर्नेंस से कितना खतरा है। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ सेनेटर आसिफ किरमानी साहब PMLN की जानिब से मौजूद हैं, हमारे साथ हुमायूं अख्तर तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, पहले 1-2 कॉन्ट्रडिक्शन ज़रा समझा दीजिएगा, इससे पहले कि हम बयानियों और PDM को किससे खतरा है और किसको PDM से खतरा है, क्योंकि ये बड़ा एक लेजिट सवाल बन चुका है, इस पे आए। सर, मरियम साहिबा और आपकी क़यादत अभी भी मुकम्मल बॉयकॉट का कहते हैं, मुकम्मल बाई इलेक्शंस के हवाले से कहते हैं कि हमने चूड़ियां तो नहीं पहनी, हम इस तरह इलेक्शंस होने देंगे। अभी से थोड़ी देर पहले आपके दीगर रहनुमा जो पार्टी का हिस्सा हैं, सेकंड टियर कह लीजिए, उनका भी ये कहना था कि इलेक्शंस हमें करवा के दिखाइएगा, एंड एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। सो ये इशूज कब रिजॉल्व होंगे जब अपैरेंटली लॉन्ग मार्च सर पे खड़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेहर बीबी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर सर। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर PDM ने जो फैसला किया है रेजिग्नेशन का, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, राय होती है मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ लोगों की, जिसको आप एक मुशावरत का अमल कहते हैं, लेकिन आखिर में जो मेजॉरिटी डिसीजन होता है, और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इसमें अकेली नहीं है। हो सकता है हम एक चीज़ समझते हों कि इस तरह करनी है, लेकिन जब PDM की इज्तमाई क़यादत का जो फैसला होगा, उसको जहां दीगर जमातें कबूल करना होगा, वैसे ही मुस्लिम लीग नून भी एक जमात है, इसलिए इस चीज़ का जो
फाइनल है वो पीडीएम की जो क़यादत फैसला करेगी, मुस्लिम लीग नून उसकी पाबंद है जी। और इन द मीन टाइम पीडीएम के अंदर जो खलफशार बढ़ रहा है, एक तरफ हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, एक तरफ खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयानिया है, एक तरफ मौलाना फजल रहमान और मौलाना शेरानी का बयानिया है। इन तज़ादात में घिरी पीडीएम, वजीर आजम को इस पीडीएम से कितना खतरा होगा, या पीडीएम को अपने आप से ही खतरा है? मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि मैं दूसरी जमातों पर बात करने का तो मैंडेट नहीं रखता, लेकिन जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है तो इसमें शहबाज शरीफ साहब, हो सकता है उनकी एक राय हो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, लेकिन जब मेजॉरिटी डिसीजन होता है और जब पार्टी की सीनियर क़यादत एक फैसला कर देती है, और स्पेशली कहाँ हुआ है आप लोगों का मेजॉरिटी डिसीजन सर? पीपल्स पार्टी ने तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए अभी भी गुंजाइश बाकी रखी है। कल को हमारी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं, सलीम साफी साहब की भी ये खबर है कि ये बैक ट्रैक कर जाएंगे, ना इस्तीफे देंगे, ना लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, या इसको मौखर करेंगे। तो आप लोगों की ऐसी कौन सी कमेटी बैठनी है या क़यादत ने ये फैसला करना है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो डायलॉग की बात कर चुके हैं, जेल से बाहर आके भी और अंदर से भी। देखिए, मफरूजों पे तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन पार्टी की, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CWC और जॉइंट मरकजी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अभी कुछ रोज पहले हुई है, और उसमें यही फैसला किया गया है कि जो भी बयानिया है तमाम पार्टी जो है, और बशमूल शहबाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ खड़े हैं और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। रह गई आपकी बात दूसरी कि पीडीएम को अपोजिशन से खतरा है, हुकूमत से खतरा है, या हुकूमत को पीडीएम से खतरा है, तो मैंने पहले भी एक दो दफ़ा अर्ज किया हुआ है कि ये हुकूमत जो है ये खुद अपने बोझ से गिरेगी, और आज इसका एक सबूत जो है, एक सच जो है, वो अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब के मुंह से उगलवा दिया। ये याद करें कि कहते थे जी हमारे पास 100 दिन में हम इनकलाब ले आएंगे, 90 दिन में करप्शन खत्म करेंगे, हम ये कर देंगे। एक 11 पॉइंट एजेंडा था इनका, और ये कहते थे हमारे पास माहिरीन की एक बहुत, हमारे पास अफलातून मौजूद हैं, अरस्तू किस्म के लोग मौजूद हैं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी जुबान से शिकस्त का एतराफ़ किया। क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि मुझे तो 6 महीने हमें समझ ही नहीं आई, और 1.5 साल हमें जो पावर सेक्टर पे फिगर्स थी वही नहीं मालूम थी क्या हैं। तो आज उन्होंने अपनी लैक ऑफ गवर्नेंस, अपनी नलायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंसी का एतराफ़ कर लिया है, और बेहतर होगा कि इससे पहले के हालात पाकिस्तान के उनके हाथों मईशत मजीद तबाह हो, प्राइम मिनिस्टर साहब शुड स्टेप डाउन और इस मुल्क में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दिया जाए जी। सर, हमायूं साहब, क्या प्राइम मिनिस्टर को कम से कम ही बोलना चाहिए इस हसास मरहले में, जब पूरी की पूरी इस मुल्क की वॉइस ऑफ डिसेंट जो है, ऑपोजिशन जो है, वो इकट्ठी हुई हुई है आप लोगों के खिलाफ महाज खोल के? तो वजीर आजम जब इस तरह के इंकशाफात करते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इसको समझा जाए? वजीर आजम की तवज्जो मुल्क में गवर्नेंस ने किया है, जो 72-73 साल के सिस्टम्स हैं, जो इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है। वजीर आजम तो कैंडिडली उसकी बात करते हैं। बाकी आप पीडीएम से खतरे की बात कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन से कहा है कि पीडीएम आपस में इनकी किसी किस्म की कोई हम आहंगी नहीं है, इसमें कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आ रहा, जो अब वाजे होता जा रहा है। बल्कि पीएमएलएन के बीच में कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट पीएमएलएन की सबसे बड़ा मसला ये है कि उसमें लीडरशिप टसल, कोल्ड वॉर चली हुई है, लीडरशिप टसल, जिसका नतीजा आपने लाहौर के जलसे में देखा। क्योंकि लाहौर, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब पूरे पंजाब को कंट्रोल करते रहे 16 साल से। आपने देखा कि ना पंजाब से और ना लाहौर से किसी किस्म की कोई पीएमएलएन की शमूलियत हुई। अब क्योंकि इस लाहौर के जलसे में उन्होंने एंटी बहुत हाई कर दी थी, इसलिए अब आप देख रहे हैं कि पीडीएम की दरारें आपको ज्यादा नजर आ रही हैं। इन दरारों पे तो मैं आऊंगी हमायूं साहब, मगर मुझे ये बताइएगा, आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं माजी में, कितना वक्त, आपका अपना भी तजुर्बा रहा है, आप वजीर भी रहे हैं, कितना वक्त मिलना चाहिए
یہ ہمارا صدارتی نظام تو ہے نہیں جو بائیڈن کا انہوں نے ذکر کیا، ایک پارلیمانی نظام ہے، اس کے اندر بریفنگز کے لیے کیچ اپ کرنے کے لیے کتنا وقت ملنا چاہیے، جس چیف ایگزیکٹو کو 1.5-2 سال تک یا 1 سال تک غلط اعداد و شمار مل رہے ہوں، اس کا کیا کریں؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ہمارے سسٹمز ہیں، جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ صوبائی بیوروکریسی ہو یا ریگولیٹرز ہوں، ہمیں پرابلمز ہیں. میری نظر میں یہ جتنی بھی ہماری سٹاک شارٹیجز آئی ہیں اور کراپ کے صحیح ایسٹیمیٹس نہیں لگ سکے، یہ وزیر اعظم کا کام تو نہیں ہے. یہ تو نیچے جو سسٹم بنا ہوتا ہے، محکموں سے جو چیز اوپر آتی ہے، یہ اس کا کام ہے. مجھے یہ معلوم ہے، اور میں سالہ سال ای سی سی میں اور کیبنٹ میں بیٹھا ہوں، پہلا ایجنڈا آئٹم ہوتا ہے جو کہ سٹاک پوزیشن بتائی جاتی ہیں اور کراپ پوزیشن بتائی جاتی ہیں، اور ویل ان ایڈوانس مہینوں پہلے اس کا ایکشن لیا جاتا ہے یا باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے. یہ ایک تو وزیر سٹینڈرڈ اعظم کو یہ نظام فائر ہے فائٹنگ کرنی پڑی بیکاز بیچ کی جو منتظم اعلیٰ جو ہماری پوری ایک لیئر ہے، بزدار لیئر کہہ دیجئے، کیا وہ انیفیشنٹ تھی؟ کیا وہ نااہل تھے؟ کیا تھا؟ ایک پورا لیئر بیچ میں ہے نا سر. یا تو پھر آپ مانیے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ایک فری فلوئنگ انتظام چل رہا تھا. یہ بحران نے تو جتنے آپ لوگوں نے بیوروکریسی میں رد و بدل کر دی ہے، بحران نے سر تو پنجاب سے اٹھایا. یہ بحران مہر، یہ نہ صرف پنجاب میں تو جو مس رپورٹنگ ہوئی سو ہوئی، یہ سندھ میں بہت بڑی ہوئی، سندھ میں مس رپورٹنگ بھی ہوئی، چوری بھی ہوئی. ہم آپ کو معلوم ہے گوداموں سے گندم غائب ہو گئی. یہ پرائم منسٹر، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اوور آل اس ملک کے نظام کو، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو، چاہے وہ بیوروکریٹک نظام ہو، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے اگر آج جو کچھ ارشاد کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے اور کینڈیڈلی. مگر ہمایوں صاحب میرا سوال سمجھیے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ نظام عمران خان کے لیے تیار نہیں تھا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو ڈے 1 سے نہ سٹاک مارکیٹ کریشنگ کا پتا تھا، نہ ڈالر کی ڈی ویلیویشن کا پتا تھا. اب انکشاف کر رہے ہیں کہ اکانومی کے فگر سارے فج تھے، نہ اس کی سمجھ تھی. تو واز the system not ready for Imran Khan, or was Imran Khan not ready for the system? Well, I think that's a bit of a doomsday scenario you have painted, with all due respect. دیکھیے، جس کنڈیشن میں ہمیں اکانومی ملی تھی، ہم نے 2.5 سال اس پہ بحث کی ہے، اس لیے میں زیادہ اس میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے میں تو ان کی لاعلمی پہ پوچھ رہی ہوں، آپ ورثے میں جو ملا اس پہ نہ جائیے، میں ان کی لاعلمی پہ پوچھ رہی ہوں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمیں نظام ملا اور جو ہم نے سٹیپس لیے کرونا سے پہلے، دنیا میں سراہا گیا کہ پاکستان نے اپنی بیلنس آف پیمنٹ سچویشن کس طرح ہینڈل کی ہے. دنیا میں سراہا گیا ہے کہ پاکستان نے کرونا کی سچویشن سر آپ ڈیٹریک کر رہے ہیں. آپ why are you taking the topic somewhere else؟ میں آپ سے بڑا سیدھا سوال کر رہی ہوں ہمایوں صاحب. میں بھی آپ کو سیدھا سا جواب دے رہا ہوں. اگر نہیں سر، you're going on to corona and how well we're doing allegedly. میں اس پہ جا ہی نہیں رہی. میں آپ سے پوچھی you've been a part of governments. مجھے بتائیے جب آپ کا لیڈر آج کہتا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے پورا وقت ملنا چاہیے معاملات سمجھنے کے لیے، کتنا وقت ملنا چاہیے؟ I don't know why you won't be interested in corona, because it's a matter of lives. And it's a matter of livelihood. But sir, let me set the agenda for this show, right? It is extremely important. I'm not saying it's not, sir. Global warming is also very important. مگر مجھے ایجنڈا سیٹ کرنے دے میرے پروگرام کا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وقت درکار ہے، ہمیں حکومت میں آنے سے پہلے تیاری کا ٹائم دیا جائے، کتنا ٹائم دیا جائے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ نہیں، میں اس کو بالکل اور نظر سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اکانومی ملی اس پہ بھی قابو پایا. جو اکانومی ساری دنیا کی کرش ہوئی کرونا کی وجہ سے، اس کو بھی ہم نے سنبھالا. اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس وقت ویل پوائزڈ ہے ایک ریسرجنس کے لیے. اور باقی دنیا جیسے کووڈ دور ہوتا ہے، ویکسین آ گئی ہے، اور جب ریکوری کی طرف جاتی ہے تو we are well poised. جن لوگوں نے حکومتیں 3 بار کر لی ہیں وہ آپ کو تھوڑے سا گائیڈ کر دیتے ہیں. پھر کرمانی صاحب، آپ کے میاں صاحب کو کتنا وقت لگا تھا حکومت میں آ کے ڈورے سنبھالنے میں؟ میں عرض کروں کہ سب سے پہلے بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے، اور آپ نے شاید فرمایا کہ یہ دعویٰ کیا تھا عمران خان صاحب نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کا، لیکن آج 2.5 سال بعد
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اس نظام کی سمجھ ہی نہیں آئی، بلکہ انہوں نے تلپٹ کر دیا۔ جہاں تک میرے محترم ہمایوں صاحب نے یہ فرمایا کہ جی یہ کرونا کا، تو آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیے، کرونا آتا ہے فیبروری مارچ میں پاکستان میں 2019 میں، اور کرونا کے آنے سے پہلے جو جی ڈی پی تھی وہ تو مائنس میں چلی گئی ہوئی تھی، ہم 5.8 چھوڑ کے گئے تھے۔ میرے محترم بھائی فرما رہے ہیں کہ اکانومی بڑی بیڈ شیپ میں ملی تھی، ہم 5.7 5.8 چھوڑ کے گئے تھے، اور جس کو یہ لے آئے 1.9 پہ۔ ہاں کرونا کی وجہ سے وہ نیگیٹو میں بعد میں ضرور گئی، لیکن یہ قوم کو یہ بتائیں کہ 5.8 جی ڈی پی سے جو انہوں نے 1.9 پہ لایا، اس وقت تو کرونا نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کمپیٹنسی کی، اصل بات یہ ہے معاملات کو سمجھنے کی، چونکہ عمران خان صاحب نے، جیسے وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم، انہوں نے اپنی کیمپین میں ان کا اٹھا کے دیکھ لیں کیا دعوے تھے، اور آج پاکستان کا کمپیٹنسی کی بات کی ہے کرمانی صاحب، ایک سیکنڈ، لیٹ the buck stops at the leader, the chief executive۔ دیکھیں نا، پہلے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے پاس 400 لوگوں کی بہترین ٹیم ہے، میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ اس کے بعد وہ آج جس کابینہ کو جس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے صورت میں کابینہ کو شاید کم ہی پہلے یا کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ we see no directly elected people in the cabinet, hardly چند آپ کے انگلیوں پہ آپ کے ہو سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے، سارے ٹیکنوکریٹس کے اوپر مبنی ہیں۔ سو یہ بک سٹاپس ایٹ دی چیف ایگزیکٹو۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا آئی کیو زیادہ تھا، تجربہ زیادہ تھا، یا ویژن زیادہ تھا عمران خان سے؟ یہ تینوں چیزیں زیادہ تھیں، اور اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، کئی مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی 2013 میں، تو شہروں میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دیہاتوں میں 20 گھنٹے۔ میں اور نہیں جاتا کہ سوئی گیس کے لیے کیا بحران تھا، سی این جی کے گیس سٹیشنز پر 2 کلومیٹر لمبی لائنیں۔ سر ڈڈ اٹ ہیلپ کرمانی صاحب، ڈڈ اٹ ہیلپ؟ کیا یہ مدد آپ کو ملی اس بات سے کہ نیب فیکٹر آپ کی حکومت میں نہیں تھا؟ بابو سے لے کے منسٹر ہر کوئی دھڑلے سے سائن کرتا تھا فائل کو، اور کام اور اگریسو فیصلے ہو جاتے تھے۔ نیب فیکٹر نہیں تھا آپ کی حکومت میں، ادھر نیب فیکٹر بہت حاوی ہے، ادھر کوئی بیوروکریٹ بھی سائن کرنے سے کتراتا ہے کسی فائل کو۔ جو نیب فیکٹر ہے وہ تو اپوزیشن کے گرد ہے، اس کو تو پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں یا وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں، وہ تو اپوزیشن کی طرف ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو جو پیناما ہے کیس تھا، اس میں تو 450 لوگوں کے نام تھے، اور وچ ہنٹ کیا گیا نواز شریف کا جس کا نام بھی نہیں تھا، نمبر 1۔ پھر آپ دیکھیے کہ سی پیک لاتا ہے نواز شریف، اور کام ہمیں کتنا نواز شریف صاحب کو کرنے دیا گیا۔ سی پیک کی بنیادیں زرداری صاحب نے بھی ڈالی تھی۔ آئے 2000 جی جس نے بھی ڈالی میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ 2013 میں گورنمنٹ ملتی ہے، 2014 میں دھرنا آ جاتا ہے، اس کے بعد 2016 میں پیناما شروع ہو جاتا ہے۔ تو نواز شریف کو جو کام کرنے کا موقع ملا وہ تو 1.5 سال ملا، جس میں اس نے بجلی کا کارخانے بھی لگائے، بجلی کے اندھیرے بھی ختم کیے، کراچی میں امن کیا، موٹر ویز بنائی، ہزارہ موٹر ویز بنائی، سی پیک لایا۔ اصل بات یہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ جو کمپیٹنسی، ویژن اور یہ سب چیزیں، آخری میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی ٹیم ہارتی ہے تو کپتان جون سا ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آج تک ہمارے کان پک گئے سن کر 92 کا ورلڈ کپ، 92 کا ورلڈ کپ، 92 کا ورلڈ کپ۔ جب آپ ورلڈ کپ جیتنے کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو آج آپ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی ناکامیوں کا، اپنی نالائکیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، آپ کو چاہیے کہ اس قوم کی اب جان چھوڑ دیں، اور جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ایک وقفہ لے لیں، پھر پوچھتے ہیں ہمایوں صاحب سے۔ جب آپ کی پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر رہا ہے، پی ڈی ایم کی مولانا صاحب کے اندر، مولانا کی اپنی جماعت سے بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کے کیریکٹر پہ، ان کے فیصلوں پہ، ان کے دھورے معیار اور اصولوں کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور کیا واقعی آئی کیو، تجربے اور ویژن میں میاں صاحب عمران خان سے بہت آگے ہیں؟ ایک وقفے کے بعد۔
वापस आने का शुक्रिया। इससे पहले हम लोग आईक्यू तजर्बे और विजन के ऊपर जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब की बात करते हैं। उनकी हवाले से अपनी जमात के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, उनके फैसलों के हवाले से, ज़ात के हवाले से। हमारे साथ मौलाना कफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कफ़ायतुल्लाह साहब, ये कहा जा रहा है कि खुद मौलाना साहब सिलेक्टेड हैं, उनको इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कहते हैं। अब ये जमात के अंदर से बातें उठ रही हैं कि पानी जब सर से ऊंचा हो जाए तो आवाज़ें उठनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोई जमहूरियत जमात में रही नहीं है, नज़रिया तब्दील हो गया है। और साथ ये भी कि आप तर्जुमान बन चुकी है आपकी जमात एक मफरूर की। आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं इन बातों से? मेहर ऐसा है कि हमारी जमात कोई पोल्ट्री फार्म तो नहीं है ना, इसमें ज़ीराए लोग रहते हैं, होते हैं अहलुर राय होते हैं, इख्तिलाफ राय होता है, ये हुस्न होता है। इख्तिलाफ राय की गुंजाइश भी होती है, उसको वेलकम किया जाता है, लेकिन जब एक इज्तिमाई तौर पर फैसला होता है तो फिर वो इख्तिलाफ राय अपना छोड़ देना पड़ता है। और इस वक्त तो चूंकि हमारी जो हुकूमत है उनके पास अपना कोई चूरन तो है नहीं, तो वो हमारा चूरन पर आजकल गुजारा करते हैं। तो उन्होंने मौलाना शेरानी साहब की बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, उसको मौजूद बेस बना दिया। मौलाना शेरानी साहब की एक राय आ गई है किसी भी मामले के अंदर, तो जमात के जो शूरा है या इदारे हैं, हमारी मरकजी उम्मी होती है, उसके अंदर हर एक आदमी इक्वल होता है, वो अपनी बात करता है। बात के बाद दलाइल पर बात होती है, फिर अक्सरियत पर फैसला हो जाता है। तो मैं उनसे कहता हूं अगर आप मुझे इजाजत दें, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक तो इख्तिलाफ राय होती है और एक होता है किसी की जात पे सवाल उठा देना। ये इख्तिलाफ राय नहीं है, किसी पॉलिसी के ऊपर एक मुख्तलिफ आरा सामने नहीं आ रही। ये सिंपल सवाल है। पूछा जा रहा है कि भाई ये उनके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है, उनके दोहरे मेयार पे सवाल उठ रहा है। पूछा जा रहा है कि जिस निज़ाम को आप तस्लीम नहीं करते, आप सदारती इंतखाब लड़ लेते हैं, जिस इस्टेब्लिशमेंट को आप सारी प्रॉब्लम्स का जड़ समझते हैं, उनसे जाके आप खुफिया मुलाकातें करते हैं, किस से मिलके आए हैं, क्या बात हुई है, ये बताया जाए। फिर ये कहा जाता है कि तर्जुमानी नहीं, ये इक्तदार की जंग है। यानी कि ये तो सिरे से नियत और कैरेक्टर के ऊपर सवालिया निशान है ना सर। दिस इज नॉट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपकी बातों को दो जावियों से देखा जा सकता है ना, एक पॉलिसी इख्तिलाफ और एक जाती इख्तिलाफ। अगर आप जाती कोई ब्लेम लगाएंगे तो मैं तो उज़्र करूंगा, उस पर आदमी क्या बात कर सकता है। हमें शराफत की सियासत को आगे करना है और हमें जातियात पर बात नहीं करनी चाहिए। हर एक इंसान मोहतरम होता है। जहाँ तक पॉलिसी की बात है तो मैंने आपको समझा दिया है, हमारे यहाँ पॉलिसी पर बहस होती है, इख्तिलाफ राय होती है। मैं आपको एक बात आपके चैनल के हवाले से कहता हूँ कि मौलाना शेरानी साहब की बात को जो इतना फैलाया जा रहा है, तो उनसे इतना अर्ज है कि आप खातिर जमा रखें। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब जमात को नहीं छोड़ रहे और हमारी जमात तकसीम नहीं होगी। हम सर मैंने तो अभी तकसीम के ऊपर आए नहीं। हाफिज हुसैन अहमद हो, मौलाना गुल नसीब हो, मौलाना शुजा हो, मौलाना शेरानी हो, ये तो अब बलोचिस्तान से नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाजें उठ रही हैं आपकी। तो मैंने तो पार्टी तकसीम का भी जिक्र ही नहीं किया। मैं तो सिरे से उनकी काबिलियत या लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ गए अंदर से। अब शूरा क्या फैसला करती है या कितने खतरे में मौलाना साहब, ये तो आप खुद बेहतर जानते होंगे। अगर आपको लगता है कि ये इतना बड़ा खतरा नहीं है, उनके खिलाफ कोई अदम एतमाद का वोट शूरा के अंदर से नहीं उठेगा, ये बता दीजिए फिर। मगर ये एक आवाज नहीं है। हमारे जमहूरियत है ना, हमारे ऐसा है कि यूनियन काउंसिल से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, यूनियन काउंसिल का मरहला खत्म होता है तो फिर टाउन और तहसील का शुरू होता है। आप जरा इसको भी देखें ना, हमारे यहाँ फिर जिले के अंदर होता है, फिर सूबे मरकज के अंदर होता है। मरकज में हमारा जो नाज़िम इंतखाब होता है वो ऐलान करता है कि कोई आदमी आ जाए भाई अमारत के लिए, उसका नाम लिया सर, जाए। मैं नहीं कह रही, आपके अपने कॉलीग्स कह रहे हैं कि इस जमात के अंदर ना जमहूरियत रही है, इस जमात के अंदर अब जमहूरियत नहीं है, इस जमात के अंदर पैसे देख के टिकट दिए जाते हैं, नजरियात पे टिकट नहीं दिए जाते। अब्दुल गफूर हेजरी साहब के मुकाबले में मैंने खुद जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा है, अब्दुल गफूर हेजरी के मुकाबले में। और हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि मौलाना के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर लोगों का उस पर एतमाद है तो इस एतमाद को अच्छे तरह में देख लेना चाहिए। और सर आपको लगता है कि मौलाना साहब के धोरे मेयार नहीं है? यस और नो, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलाना साहब ठीक है, बिल्कुल नहीं है।
ठीक आदमी, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कफायतुल्लाह साहब। मैं हमायूं साहब आप आऊंगी, अभी आपने वक्फे से पहले सुना वो कहते हैं आईक्यू, तजर्बे और विजन में मियां साहब कोसों आगे हैं इमरान खान साहब से, और वो उनका काम बता रहे हैं पिछले दौरे हुकूमत का। मगर दैट बीइंग सेड सर, पहले इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये फिर काबिलियत के ऊपर सवाल उठेगा, सिस्टम के ऊपर नहीं। नैब फैक्टर आपकी हुकूमत पे हावी है, इस्लाहात आपकी हुकूमत के दावे थे, और एहतसाब आपका नारा था। एहतसाब का अदारा नैब, जिसका बेड़ा गर्क हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी उसे जानिबदार कहता है। Mayor, I'll appreciate if you let me answer your number of questions. Yes, sir. जी, Imran Khan is a graduate of Oxford University, and he in Pakistan went to Edison College. So इधर लो IQ के लोग इन इदारों में नहीं जाते, तो let's not talk of IQs. मैं ज़ातियात पे ज़्यादा जाता नहीं हूँ, इसलिए मैं गुफ्तगू को इससे आगे बढ़ाऊंगा नहीं। मैं एक सिर्फ आपसे गुजारिश करूँ कि बात की जाती है कि आप बहुत अच्छे, इसी हालात सिर्फ 5.8% का ग्रोथ रेट जो कंजम्पशन बेस्ड था, जो इंपोर्ट सस्ती करके रुपया महंगा रख के ये अचीव किया गया था, दैट्स नॉट एवरीथिंग। आप ये भी देखें कि हमें $95 बिलियन डेट छोड़ा गया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा गया। आपके दौर में एक्सपोर्ट्स एक्चुअली 25 बिलियन से कम होके 20-21 बिलियन डॉलर पे आ गई। ये विरसे में मिला, ये तो सारे लोग भूल जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत बहस हो चुकी है। हमने, तस्लीम में करता हूं, हमने $26 बिलियन का बैरूनी कर्जा लिया है 2.5 साल में, और आपको पता है कि पिछला डेट उतारने में कितना लगा है? $23 बिलियन। हमने डेवलपमेंट में कितना खर्चा है? $3 बिलियन। ये हालात मिले थे हमें, ये आपको हालात दिए गए थे जो हमने अब ठीक किए। हमने रिजर्व्स 9 बिलियन से 13 बिलियन पे लेके गए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में तब्दील हो गया है, और इस वक्त हम पॉइस बैठे हैं, हमने अपनी इकोनॉमी बचा ली है। साथ इंडिया की इकोनॉमी देखें जी, कोविड ने क्या किया है उसको, -24% श्रिंक किया है वो इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी देखें, हमने संभाली हुई है, और हम पॉइस्ड हैं अभी आगे जाने के लिए। बाकी मैं आपसे मेरे एक चीज और, अगर इजाजत हो, देखिए मैं आपसे एक चीज कहता हूं। देखिए, आपने कभी ये सोचा है कि PMLN और पीपल पार्टी 4-4 मरतबा वफाक में आई, 6 मरतबा पीपल पार्टी सिंध में हुकूमत कर चुकी है, और 5 मरतबा PMLN पंजाब में हुकूमत कर चुकी है। अब मुझे बताइए कि आपने इस मुल्क को क्या बना दिया? चीन बना दिया, जापान बना दिया, साउथ कोरिया बना दिया, कोई पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी, गुर्बत दूर कर दी, 100% कर दी। आपने इस मुल्क में क्या किया है? और अभी आप क्या नुस्खा पेश कर रहे हैं? हमारी IQ की बात तो आप कर रहे हैं, क्या नुस्खा पेश किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में आप क्या चीज फर्क करेंगे जो इस मुल्क को आप आके दुनिया का सबसे तेज तरक्की वजीर मुल्क बना देंगे? टाइगर सर, जी किरमानी साहब, कैन समबडी टेल मी? गुजारिश ये है कि जो आम गरीब आदमी है ना, वो ये मुआशी जो नंबर्स हैं गोरख धंधे में नहीं उसको समझ आती। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल, सब्जियां, दालें, घी, उसकी ज़िंदगी में ये मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में ये तमाम चीज़ें जौन सी थी रेपिटेशन हो जाती है कि ये कंट्रोल में थी महंगाई, और गरीब आदमी जौन सा था वो बिजली के बिल भी बासानी दे पा रहा था, पेट्रोल भी ले रहा था, वो गैस का भी बिल दे रहा था, बच्चों की तालीम और अद्वियात। अब जुल्म देखिए कि 600% अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया। हमारे दौर में गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी बजट खा रहा था, और आज ये हाल है कि जो गरीब आदमी है, और ये तो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार कर दिए गए। ये कहते थे, दावा था इनका कि हम लोगों को 50 लाख घर देंगे। अपना घर तो रेगुलराइज करा लिया पीनट्स दे के, और मुझे आज भी याद है, मेरे आंखों के सामने वो मंजर चलता है कि किस तरह गरीबों की बस्तियां, उनके कारोबारों पे बुलडोजर चलाए गए। क्या उनको रेगुलराइज नहीं किया जा सकता था? आपने तो इस मुल्क में गुर्बत को फरोग दिया। आपके दौर में गुज़श्ता 2.5 सालों में PTI की गवर्नमेंट के दौर में अमीर तर हुआ है, गरीब तर हुआ है। हमारा जो एजेंडा था,
ہم نے پہلے بھی جیسے کامیابی کے ساتھ میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب سے ایشو جو تھا 2013 میں وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھا. الحمدللہ نواز شریف نے محنت کر کے کمپیٹنسی سر بجلی تو بنا دی, ٹرانسمیشن لائنز نہیں بنائی. اب سر مجھے ایک بات بتائیے گا, وہ بات آ گئی نا مہر, رکاوٹیں. کیا نواز شریف کو فری ہینڈ دیا گیا؟ کیا انہیں کام کرنے دیا گیا؟ فری ہینڈ ملنے کے باوجود خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. جی ہمایوں صاحب یہ تو بڑا انہیں فری ہینڈ کی زبردست ڈسٹنکشن لگائی ہے. گیس ناپید ہے سر, عمران خان صاحب کو تو سب کچھ ملا ہے. ٹماٹر کے, میں کہوں کہ آپ ادرک لہسن کے ریٹ دیکھ لیں بندہ بے ہوش ہو جائے. سو گیس سرے سے مل نہیں رہی. 1000 روپیہ کلو, 1000 روپیہ کلو ادرک ہے اس وقت. ہمایوں صاحب آپ کہاں سے ادرک خرید رہے ہیں ویسے سر؟ جی اب آپ کہیں ادرک مہنگی چیز ہے, اب آپ کہیں کہ 6500 روپے کلو جو ہے وہ چلغوزہ ہے, تو اس کا میں کیا علاج کروں؟ چلغوزہ کس کی غذا ہے پھر؟ چیز کم ہے مگر یہ دیکھیے میری بات, دی انفلیشن جو اقدامات کیے گئے ان سے انفلیشن 14% تک گئی اور اب کم ہو کے 8 پہ آ گئی. لک ایٹ دا ٹرینڈ. میں بنیادی چیز صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی لانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اور ڈسپائٹ کرونا ہم اپنی اکانومی بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. دس از کریڈیٹیبل. وی آر پوائز. ہم نے بلینز کا ڈیٹ اپنا آگے کرایا ہے, ریشیڈیول کرایا ہے, ساری دنیا میں ہوا ہے, اور ہم نے بھی بڑے ایکٹیولی اس کو آگے کرایا ہے. ہم نے ابھی IMF سے ہماری مذاکرات ہو رہی ہیں. We have stabilized the economy and we are now poised for a rapid growth rate and many jobs in manufacturing sector and construction sector. And already آپ دیکھیں کہ large scale manufacturing جو ہے 5 مہینے میں بڑی تیزی سے 6.5% بڑی ہے. We are moving towards a rapid recovery despite the second wave of corona. سر جس کو آپ ریپڈ ریکوری کہہ رہے ہیں وہ ایندھن ہے ان کے جلسے جلوسوں کا اور اس پوری ڈرائیو کا. سینیٹر کرمائی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 52 سینیٹرز ابھی جانے والے ہیں, یہ بہت بڑی ایک مشق ہوئے گی, اینڈ اٹس مور دین ہاف دا سینیٹ رائٹ ناؤ. سو وی ٹاکنگ اباؤٹ ایک بگ چینج جس کے اوپر تحریک آل گوز ایز دے پلان, تحریک انصاف کی اکثریت آ جائے گی. آپ لوگ بیکاز الیکٹرل کالجز تو ماں سوائے پیپلز پارٹی کے, اور وہ بھی ابھی اس کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بیٹھنا ہے, ڈیزالو ہوتے نہیں. سینیٹ الیکشنز اسی طرح چلیں گے, اور اگر یہ لارج سکیل اگر بائی الیکشنز کرا بھی دیں سر, تو آپ لوگوں نے اس الیکشنز کا بوائیکاٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ مجھے ذرا سی کلیئرٹی دیجئے کہ آپ ان کو گھر بھیجنے کیسے والے ہیں. نمبرز آپ کے حق میں ہے نہیں. 162 یا 160-62 سیٹوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں آپ لوگ کر سکیں گے ریزائن کر کے نیشنل اسمبلی میں. دیکھیے یہ جو ریزگنیشنز ہیں اور جو دیگر PDM کا جو وے فارورڈ ہے, اس کا پہلا مرحلہ تھا جلسوں کا, جو کہ ابھی ختم ہوا, اور اب دوبارہ ایک سیکنڈ سٹیج شروع ہو رہا ہے جو ریلیز ہیں. اور اس کے بعد 27 دسمبر کو لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی اور PDM ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریلیز کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. PDM نے ایک بہت واضح ایجنڈا مہر بی بی دیا ہے مرحلہ وار, اور اس میں جو استعفے ہیں وہ بھی ہمارا ایک آپشن ہے, جو کہ ہم جب قیادت چاہے گی اس کو مناسب وقت پہ وہ ایکسیکیوٹ کرے گی. جہاں تک سینٹ کی آپ نے بات کی ہے, چونکہ حکومت جو ہے اس کو خطرہ ہے, اور وہ چاہ رہی ہے اس ملک میں ایک ون مین شو میں کہوں گا لانا, ون پارٹی سسٹم وہ لانا چاہ رہے ہیں. اور ان کی سینٹ کے حوالے سے کہہ لیں, دوسرے حوالے سے جو بھی تمام تر کوششیں یہ ہیں. لیکن چونکہ جو اصل مسئلہ ہے اس کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا, اس کو ناکام ہو گئے. کہ خان صاحب فرماتے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو میں غریب کو اٹھانے کے لیے آئے گی, انہوں نے تو غریب کو دفن کر دیا ہے پریکٹیکلی سپیکنگ. تو PDM جون سی ہے وہ ہر وہ آئینی اور سیاسی آپشن جو ہے وہ استعمال کرے گی جس سے اس حکومت کی جو ہے وہ جلدی رخصتی ہو. اور سر اگر نہ ہو, کیونکہ ٹیمپو بھی مینٹین کرنا کووڈ میں, سردی میں,
आप लोग 126 दिन तो बैठ नहीं सकते, खान साहब कहते हैं 10 दिन भी बैठ के दिखा दे मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, तो आप लोग करने क्या जा रहे हैं सर एग्जैक्टली? बिकॉज ये मुझे नंबर्स आर नॉट ऑन योर साइड। खान साहब तो बादशाह आदमी हैं, वो क्या उनकी बात करें। वो तो कहते थे मैं IMF के पास जाएंगे तो मैं जाऊं तो खुदकुशी कर लूं, मैं ये कर लूं। उनकी बात तो छोड़ दें, वो तो एक शहनशाह जज्बात हैं, जब जज्बात में आते हैं तो वो फिर वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि PDM का जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली बिल्ड अप हो रहा है। ऑलरेडी इन पर एक बहुत दबाव आया हुआ है। और अब जो महंगाई कमी का जिक्र किया मेरे मोहतरम भाई ने, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि पॉइंट समथिंग महंगाई जौन सी है वो कम हुई है। और हाल इनके में मेरा वक्त खत्म हो गया है। किरमानी साहब, इनके लोग क्या आपसे अभी भी कांटेक्ट कर रहे हैं डायलॉग के लिए? देखें जी, इनके लोगों ने कांटेक्ट किया है और ये चाह भी रहे हैं। अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि वो कह रहे हैं आए डायलॉग करें, लेकिन साथ ही उस पर एक पख लगा देते हैं, एक झूठ का एक पैबंद लगा देते हैं जिसका नाम है NRO। NRO तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ले लिया अपना बनी गाला वाला घर रेगुलराइज करा के। हाँ। अब जो PDM है वो इनसे किसी किस्म का हम डायलॉग अब करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका इन्होंने टाइम हमने बार बार कहा शहबाज शरीफ ने कि मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? आपको कोई इस हवाले से कोई खबर है? बड़े मियां साहब कब वापस आना चाह रहे हैं? मियां साहब तो जिस दिन उनकी सर्जरी हो जाएगी और डॉक्टर्स उनको अलाउ कर देंगे, वो एक लम्हा जाया किए बगैर यहाँ होंगे, आई अश्योर यू। सर, इज दिस एश्योरिटी इनफ फॉर यू हुमायूं साहब? लास्ट वर्ड। जहां तक जाती चीजों का ताल्लुक है, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जो तकलीफ हैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला वो तकलीफ दूर करे। जहां तक लीगल मामलात हैं तो पाकिस्तान की अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को एब्सकॉन्डर करार दिया है और वो कह रहे हैं कि इनको वापस मुल्क में अदालत के सामने लाया जाए। दैट्स द लीगल सिचुएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हुमायूं सर। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।